सबसे पहले मैं हमारे चुनाव विश्लेषक से ही ये जानकारी ले लेती हूँ। हम क्या एक्सपेक्ट करें? सबसे पहले चर्चा उत्तर प्रदेश से ही शुरू करते हैं। शशि जी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बस सस्पेंस मत खोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश तो काफी रोचक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ अगर पिछले 3 बार का चुनाव देखें, 4 बार का, तो हर बार सत्ता बदल जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सत्ता बदलती है या रहती है। तो इसका खुलासा तो हम लोग 8 बजे के बाद करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है आज फेज के, तो आप देखेंगे जैसा अभी आप कुछ देर पहले बता रही थी कि पोलिंग काफी अच्छी हो रही है। और देखिए पोलिंग किसके पक्ष में हो रही है तो मैं अभी ये खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन देखिए यहाँ बनारस में मोदी जी भी गए थे और काफी भीड़ हुई थी मोदी जी की रैली में, आप लोग देखे होंगे। और अखिलेश जी भी गए थे, उनके रैली में भी काफी भीड़ हुई थी। तो इस बार दोनों तरफ का जो वोटर है काफी चार्जअप है। बीच में मैं ये कहूंगा कि एक जो तीसरी पार्टी है जिसका काफी दखल होता था उत्तर प्रदेश में, बसपा, जिसके पास 22 से 23% वोट था, उसकी रैली नहीं दिखी बनारस या अगल बगल कहीं भी उतनी भारी। लेकिन उनके बारे में लोग बोलता है कि उनका वोटर काफी साइलेंट रहता है और साइलेंट होकर वोट डालता है। तो देखना होगा कि वो साइलेंट होकर कितना वोट डाले हैं या नहीं भी डाले। अच्छा, ये वोटिंग के बारे में आज आप कह रहे हैं कि इस चरण में आपको लग रहा है कि काफी अच्छी वोटिंग चल रही है। इससे पहले के चरणों का क्या ट्रेंड रहा है? उसके पहले के चरण में देखें तो पिछले बार के मुताबिक थोड़ा पोलिंग कम हुई। इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और बाकी लोग डाटा ये रखे कि महिलाओं की पोलिंग ज्यादा हुई, लेकिन मैंने भी ये डाटा उठाया तो मैं देखने को मिला कि सिर्फ 2 फेज में महिलाओं की पोलिंग ज्यादा हुई है पुरुष के मुकाबले। ठीक है, बाकी में नहीं हुई है। लेकिन इस चरण में अभी तक हम देख रहे हैं कि शायद कहीं कहीं 51% चंदौली जैसे डिस्ट्रिक्ट में चला गया है। बनारस के बगल का डिस्ट्रिक्ट है। पिछले बार बीजेपी यहां 1 सीट छोड़कर 3 सीट जीती थी। और बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, पहले तो नहीं माना जाता था। तो इस जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, यहां इस फेज में थोड़ा पोलिंग ज्यादा देखने को मिलेगा। ओवरऑल एवरेज मतलब आप अगर निकालेंगे सातों चरणों का तो या तो पिछली बार के बराबर ही रहेगा या थोड़ा कम रहेगा। लेकिन ये आज जो हो रहा है वो काफी चौंका रहा है। चलिए ठीक है। राजेंद्र जी, सबसे जो लोगों के मन में सवाल है, एक ही सवाल है, बाबा लखनऊ आएंगे या गोरखपुर जाएंगे? बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, और क्योंकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ आएंगे वो, और गोरखपुर तो उनका कार्यक्षेत्र है तो वहां भी जाएंगे वो। मुख्यमंत्री के नाते दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा के नेतृत्व में बनेगी। नहीं, क्योंकि अखिलेश जी बार-बार कहते हैं ना सर कि टिकट कटवा दिया है पहले गोरखपुर का 11 तारीख का। ये नहीं कहूंगा कि 300 पार हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से हमारी सरकार बनेगी। पूरा मैंने प्रथम चरण से लेकर के और चौथे 5वें चरण तक तो मेरी सीधी भागीदारी चुनाव के अंदर रही है, और बाद के भी आंकड़े मेरी जानकारी में हैं। जो मेरठ से पश्चिम उत्तर प्रदेश से सिलसिला शुरू हुआ था वो पूर्व तक गया है, और जैसा मैंने कहा 300 के आसपास हमको सीट प्राप्त होंगी, और पुनः प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मलूक नागर जी, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने कैसा चुनाव लड़ा है? आप इस चुनाव से क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने तो चुनाव अच्छा लड़ा है, और जो शुरू में टेलीविजन पे जितने नंबर दिखा रहे थे वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया वो नंबर बढ़ाते चले गए। तो जो 22% के करीब दलित हैं वो देवी मानते हैं, और कैंडिडेट की जाति और पहले से ही कैडराइज करके पूरे कैंप लगा करके ट्रेनिंग दी जा रही थी। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए उसी दिन से रैलियां बंद कर दी। जिस दिन रैलियां चुनाव आयोग ने खोली पहले दिन से ही कुमारी बहन मायावती जी ने अपनी रैलियां शुरू कर दी, और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 2006 की तरह जब 40 सीट दिखा रहे थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, बहुत बड़ी संख्या में हम जीत करके आएंगे। और जहां तक हमारे साथी राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे हैं वो 300 कह रहे हैं, समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन के वो भी 300 कहते हैं, तो 600 तो इनकी दोनों की हो गई। तो 403 में से 197 सीट दोनों को भेज देनी चाहिए। कहां से लेके आएंगे हम लोग समझ नहीं आ रहा है। नहीं, अच्छा ये बताइए कि अचानक चुनाव के बीच में बीजेपी के बड़े बड़े नेता बसपा की और मायावती जी की तारीफ क्यों करने लगे कि बड़ा अच्छा चुनाव लड़ेंगी मायावती जी, उनका भी बहुत बेस है, उनको बहुत वोट मिलेगा? अच्छा देखिए, ये तो सौरभ जी, तारीफ किसने करी ये तो वही बता सकते हैं। हां, जहां तक बात है, कुमारी बहन मायावती जी हमेशा देश को ध्यान में रख के गरीब और मजलूमों और दलितों और पिछड़ों को ध्यान में रख करके बोलती हैं,
और कभी सरकार या विपक्ष या पक्ष जिस तरह काम कर रहे होते हैं, बुराई भी जहां जरूरत पड़ती है सबकी करती हैं, और तारीफ भी जहां जरूरत होती है सबकी करती हैं। और ये बीजेपी वाले क्यों तारीफ कर रहे हैं, इनका नहीं, जवाब तो इतना राजेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथी हैं, मेरे वरिष्ठ हैं। मैं और ये नहीं, मैं और इसलिए आमने ये सामने सवाल क्यों चुनाव पूछा लड़े जा रहा है राजेंद्र नागर अग्रवाल साहब, जी, देखिए ये इतना बताइए क्यों पॉलिटिकली तारीफ करते करेक्ट हैं? रहना और ए पॉलिटिकल साउंड करना ये बड़ा मुश्किल है। जी जी जी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज पक्का है, 300 ना तो बीजेपी की आ रही है और 300 ना तो गठबंधन की आ रही है, और पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आ रहा है, और हमारे रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। और अब तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं सब, 1 घंटे के बाद करीब सब डिब्बा बंद हो जाएंगे, और जब रिजल्ट आएंगे तो इतने मजेदार आएंगे कि बढ़िया टेलीविजन पे बात करने में भी अच्छा हमें तो अभी भी बड़ा आनंद आ रहा है नागर साहब बात करने में। सवाल यह है कि थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई तो ये राजेंद्र जी की पार्टी की मदद कर देंगे बहन जी या नहीं? नहीं, एक्चुअल में ये पर्सन ही गलत है। अच्छा। हमारी पहली बात तो कम नहीं रहने की, अगर छोटी मोटी कमी रहेगी तो हमारी कौन पूर्ति करेगा, ये जवाब दे दें ये लोग। अच्छा ठीक, तो फिर मैं इंद्रजीत जी हमारे साथ, उनसे ही पूछ लूं। देखिए बात तो वैसे अखिलेश जी थोड़ा सा वो उन्होंने मॉडरेट किया है अपने जो वो एनालिसिस कर रहे थे। पहले 400 कहते थे कि 400 सीटें आएंगी 403 में से, अब आज उन्होंने कहा नहीं 400 हम सोच के चल रहे थे लेकिन 300 तो आ ही जाएंगी। तो 300 आपकी हो गई, 300 बीजेपी की हो गई, ये कह रहे नंबर 1 पार्टी ये होंगे, तो 800-900 सीटों का चुनाव तो है नहीं इंद्रजीत जी। देखिए मेरे सम्मानित भाई, मेरे सांसद मलूक नागर जी बता रहे थे, वो भी आंकड़ा जोड़ रहे थे। ये इसका मतलब ये नहीं कि सबको इतनी मिटेगी, जब टोटल सीटें 403 है और उसमें के बीच में लड़ाई लड़नी है, ये अपने अपने आंकड़े पेश करे जाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता भी आपको पॉजिटिव लेगी। अगर आप पहले से नेगेटिव होते जाएंगे तो आप प्यार और जनता का स्नेह नहीं ले पाएंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेज बाई फेज, फर्स्ट फेज हो, सेकंड फेज हो, और अगले जितने बाकी बचे हुए फेज हो, आज का फेज हो, डे बाय डे गठबंधन को जनता ने हाथों हाथ लिया है। सत्ताधारी पार्टी ने हर फेज में कहीं ना कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, और जो पहले फेज में जिस मुद्दे को उठाया है, अगले फेज में सत्ताधारी पार्टी ने उस फेज को चेंज कर दिया है और अपनी पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। आप देखिए, आपके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मंच से जो छूटे हुए पशुओं का जो मुद्दा है, छुटवा पशु, उसके लिए कहना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक वीडियो की चर्चा करी लाभार्थी की, और उसके लिए कहना पड़ा कि उन्होंने नमक नहीं खाया, मैंने नमक खाया है। इन्होंने बच्चों को यूक्रेन से लाने तक का मुद्दा इसमें ऐड कर लिया, लेकिन जनता किसी बहकावे में नहीं आई। जनता को भविष्य दिखाई दे रहा है, युवा को भविष्य दिखाई दे रहा है, किसान को अपना दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। इंद्रजीत जी, आपकी बात का जवाब हम अग्रवाल साहब से लेंगे। ये बात आपकी ठीक है कि इन्होंने हर चरण में अलग अलग मुद्दों पर बात की है। आप कह रहे हैं कि इनको जहां गलती नजर आई, ये बाकी चरणों में उन मुद्दों को छोड़ते गए, दूसरे मुद्दे पकड़ते गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।